साथियों, नमस्कार। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, सम्मान से जी रहे होंगे और सभी बहुत अच्छे तरह से पढ़ भी रहे होंगे। साथियों, हमने इससे पहली वाली वीडियो में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के विषय में बहुत अच्छे से समझा। वो पार्ट 1 था साथियों। आज हम जिसके विषय में चर्चा करेंगे वह पार्ट 2 है। डिस्कशन हमारा होगा पार्ट 2 के विषय में। जो भी डिस्कशन आज हमारा होगा, जो भी हम बात करेंगे, वे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं। तो बड़े ध्यान से आप समझना। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आने वाले पेपर में नंबर सिस्टम से संबंधित कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। हर एक क्वेश्चन को, हर एक सवाल को आप पेपर में कर पाएंगे। बेहद ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हमारा रहेगा गुणनखंड। सबसे पहला टॉपिक आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे गुणनखंड। तो साथियों, गुणनखंड का मतलब क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। बड़ी छोटी क्लास में आपने समझा होगा, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इसे आज जीरो से हीरो वाले लेवल तक ले जाएंगे। वो उस प्रश्न तक ले जाएंगे जो प्रश्न एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, कांस्टेबल सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और वहां तक ले जाएंगे। और वहां आप समझेंगे कि प्रश्न बड़ा आसान था, कर नहीं पाए क्योंकि तरीका पता नहीं। तो पहले समझिए गुणनखंड क्या है, उसे समझ लीजिए पहले। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूं एक उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं 12 मैंने एक संख्या दे दी और मैं इसके गुणनखंड करना हूं। साथियों, गुणनखंड दो तरह से होते हैं। पहला गुणनखंड होता है साधारण, जिसमें आप किसी भी संख्या से भाग या गुणा कर लेते हैं। दूसरा गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याओं में गुणा। अभाज्य संख्याएं हम किन संख्याओं को कहते हैं? प्राइम नंबर्स। इन्हें रूढ़ संख्या भी कहते हैं। हालांकि इसे मैं बताऊंगा अभी बहुत तसल्ली से। अगला टॉपिक हमारा अभाज्य संख्या ही होगा। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके विषय में। तो आ जाइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कहना है हमारा इसके विषय। देखिए, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले हम 12 की। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड सिर्फ या तो एक या दूसरा उसका स्वयं स्वयं सेल्फ, या तो एक गुणनखंड हो, एक उसका गुणनखंड हो, या सेल्फ को खुद गुणनखंड हो। तो इसलिए दो अभाज्य संख्या है, दो से भाग करेंगे, दो से ये जाएगा 6 बार, फिर दो से फिर भाग करेंगे 3 बार, फिर 3 से भाग करेंगे 1 बार। तो अगर आप देखेंगे तो 12 के गुणनखंड यहाँ कुछ इस प्रकार आ गए हैं, 2 × 2 × 3। आप इसको अगर सरल करने का प्रयास करें तो 2 की घात 2 × 3, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 12 के। हमने जो निकाला है वह निकाला है साथियों अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं हमने। अभाज्य गुणनखंड जिन्हें हम इंग्लिश में हम इन्हें बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है साथी। तो ये तो रहा हमारा वो टॉपिक स्टार्ट इस टॉपिक की। अब पेपर में क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा उस टॉपिक के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे आपके सामने ये प्रश्न आपने देख लिया, अभाज्य गुणनखंड निकालने आपको आ गए, अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आ गए हैं। तो अगर हम अब बात करें कि इन अभाज्य गुणनखंड के बाद हमारा पहला प्रश्न आता है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या आता है? पहला प्रश्न आता है हमारा कुल अभाज्य कुल गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की संख्या कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। जैसे हमने अभी पीछे 12 के गुणनखंड किए थे, एक बार मैं और लिख लेता हूँ। 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो 12 के गुणनखंड हमने कर लिए थे 2 की घात 2, 2⁻² × 3। ये हमने गुणनखंड कर लिए थे साथ ही, ये हमने गुणनखंड किए। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने का जो तरीका है वो क्या है, उसे समझिए। जितनी भी संख्या दी हुई है, जितनी भी पावर दी हुई है ऊपर, जितनी भी पावर ऊपर दी हुई है, जितनी भी ऊपर पावर दी हुई है, उस घात में एक जोड़ देंगे। उस घात में एक जोड़ देंगे। 2 दिया हुआ है तो एक जोड़ दिया, फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाइए। 1 दिया हुआ है तो इसमें एक और जोड़ दिया। ठीक है साथी। उसके बाद इनको सरल कर दिए। 2 और 1 3 आ गया, और यहाँ 1 और 1 2 आ गया। टोटल मिला के जो आपके गुणनखंड आ गए, टोटल मिला के आपके गुणनखंड जो आ गए, कुल गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई।
किसके? 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या आई आपके पास 6। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं। मानो हमारे पास प्रश्न आ जाता है, हमारे पास प्रश्न आ जाता है, हमारे पास प्रश्न मानो मन में ले लिया। मान लीजिए हम प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर 24। 24 के बाद जो वन खंड हमें निकालने हैं, तो हम कैसे करेंगे? पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से ये बारह बार जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा 2 से भाग करेंगे, ये 6 बार जाएगा, फिर दोबारा 2 से भाग करेंगे, ये हमारे पास 3 बार जाएगा, और फिर 3 से भाग करेंगे हमारे पास 1 बार। ठीक है साथी, ये हमारे सामने गुणनखंड आ गए हैं। और इसी प्रकार हम इसके पूर्व गुणनखंड निकालेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या भी निकालेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम निकालेंगे, मतलब टोटल फैक्टर्स की बात हम कर रहे हैं। टोटल फैक्टर्स कितने होंगे इसके? तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम देखिए 24 के गुणनखंड पहले लिख लीजिए। 1 2 3, 2 कितने बार है? 3 बार है। और 3 कितने बार है? 1 बार है। अब इसको मैंने जैसा कि ऊपर बताया, संख्या को एक जोड़ दीजिए, 3 प्लस 1 पूरा, फिर 2 में 1 में 1 और जोड़ दीजिए, तो टोटल आपके पास संख्या आ गई है 3 और 1 4 गुना 3, 2 और 1 3। तो टोटल जो संख्या आपके पास आ गई वो कितनी आ गई? 12 आ गई है आपके पास संख्या। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले को टॉपिक पर चलते हैं। ये तो हमने निकाले कुल गुणनखंड। ये हमने क्या निकाले साथियों? ये हमने साथियों निकाले कुल गुणनखंड। अब हम बात करते हैं कुल गुणनखंड के बाद दो तरह के गुणनखंड। सबसे पहले बात करते हैं विषम गुणनखंड। सबसे पहले हम बात करेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करेंगे। देखिए, विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी आपके पास फैक्टर्स दिए हुए हैं, जो भी आपके पास गुणनखंड दिए हुए हैं, जैसे हमने 12 के गुणनखंड किए थे, उसी उदाहरण को लेकर थे, तो 2 से हमने इसे 6 बार काटा था, फिर 2 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार काटा था। तो 12 के हमारे पास कुल गुणनखंड आ गए थे 2 की घात 2 और 3 की घात 1, यही गुणनखंड आ गए थे हमारे। यहाँ किसी को अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका वहाँ भी उत्तर दिया जाएगा। और साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा कार्य घटना जो घटित हो रही है आपके साथ, कैसी घटना घटित हो रही है? ऐसी घटना घटित हो रही है कि सब तरफ हाहाकार है, सब पैसे कमाने की तरफ लगे हुए हैं, सब कोचिंग सेंटर्स पैसे कमाने की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम एक ऐसी मुहिम लेके आपके सामने तैयार हुए हैं, जहां पर आपका हर पूरा कोर्स बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। बिल्कुल मुफ्त, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, और पूरी प्लेलिस्ट तैयार किया करके आपको दी जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। और हमारी इच्छा है कि आप लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से देखें। मैथ की प्लेलिस्ट अलग होगी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग होगी, हिंदी की अलग होगी, और जीएस की प्लेलिस्ट अलग होगी। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी, और पूरा कोर्स दिया जाएगा। जो कोर्स कोचिंग सेंटर्स वाले कोर्स को बेचते हैं, यहाँ कोर्स बेचा नहीं जाएगा। यहाँ कोर्स आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ये सिर्फ एक मुहिम है उन बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं पीछे हैं। हमें उनको सशक्त करना है, यही कार्य है हमारा। इसी चीज़ पर हम खड़े हुए हैं, यही हमारी एक मुहिम है, यही हमारा एक आंदोलन है। तो साथियों, जुड़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा था, हम यहाँ बात कर रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या अगर साथियों हमें निकालनी है, तो थोड़ा सा बात को समझेंगे। अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या हमको निकालनी है, तो जो सम वाला हिस्सा है, जो सम वाला हिस्सा है, हम उसे नहीं लेंगे। जो सम वाला हिस्सा है, हम उसे नहीं लेंगे, सम वाले हिस्से को। ठीक है, जो सम वाला हिस्सा है हम उसे नहीं लेंगे, सिर्फ विषम वाले हिस्से को हम लेंगे। तो अगर विषम गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हमारे पास कितना है हिस्सा? 1 है, तो 1 प्लस 1 ये जो हो जाएगा, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास? 2। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। अगर आगे आ जाइए, आगे आपसे कोई अगर अगला प्रश्न आता है सम गुणनखंडों की संख्या,
सम गुणनखंडों की संख्या है साथियों। सम गुणनखंड का मतलब क्या है? अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में बताऊं, सम गुणनखंडों का मतलब है इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है साथियों, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। सम गुणनखंडों की अगर संख्या हमें निकालनी है तो हमारे पास जो गुणनखंड थे वो थे, हमारे पास जो गुणनखंड थे वो थे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, ये हमारे पास गुणनखंड थे। तो साथियों हम यहाँ अगर बात करें तो इन गुणनखंडों की अगर हम बात करेंगे तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1 हमारे पास है। तो अगर हमसे सम गुणनखंड कह रहा है तो हम सम वाले हिस्से में एक नहीं जोड़ेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे, और जो विषम वाला हिस्सा हमारे पास है उसमें एक जोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2 गुणा 2, उत्तर आ जाएगा साथियों 4। ये आपका प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो आपने क्या क्या सीखा, जरा इधर ध्यान दीजिए। आपने सीखा अगर आपसे विषम गुणनखंड पूछने लगे, आपने सीखा अगर आपसे सम गुणनखंड पूछने लगे, तो दोनों चीज आपने सीख ली। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, और इससे पहले हमने ये सीखा कि हम कुल गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो तीनों चीजें हमारे सामने आ गई। अगर हमसे प्रश्न में पूछता है, कोई भी संख्या हमें दे देता है और हमसे प्रश्न में पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो साथियों इस प्रकार बताएंगे। आप समझ गए होंगे। अगर कोई परेशानी आपको महसूस होती है या कोई ऐसा टॉपिक आपको महसूस होता है, बीच में कोई बात महसूस नहीं होती, तो वीडियो को एक बार और दोबारा देखिए, बहुत डिटेल में वीडियो बताई गई है, उसे एक बार और से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है आपको आपको फिर भी कोई, मेरे प्यारे साथियों, ऐसा महसूस होता है कि कोई टॉपिक हमारी समझ नहीं आया है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं परंतु वो एग्ज़ाम में देखने के बाद यहाँ पर महसूस, यहाँ डिस्कस नहीं हुआ है, तो उसके विषय में आप हमें बताइए, हम कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए। बताइए कि एक ऐसी मुहिम, एक ऐसा चैनल आया है जो फ्री में कंटेंट दे रहा है और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। आपको एग्ज़ाम में पास कराना हमारी शर्त है, यही हमारा ध्येय है। आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है साथियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। बहुत ही आसान टॉपिक है, अभाज्य संख्या। साथियों इस टॉपिक को लिखने का रीज़न क्या रहा, क्योंकि पुरानी जो पार्ट 1 हमने नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का बनाया था, उसमें हमने पूरी संख्या चक्र को आपको समझा दिया था। यहाँ पर पूरे तरीके से तैयारी चक्र की पहली वीडियो जो हमने नंबर सिस्टम की बनाई है, वहाँ पर आपको सब डिटेल में बता दिया था। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट आए हैं अभाज्य संख्याओं को लेके, तो इसलिए आज ये डिस्कस करना ज़रूरी था। अभाज्य संख्याओं को लेके जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं उनको आपको देखना है, वो क्वेश्चन किस प्रकार हैं। तो हाँ, पहले बात समझते हैं साथियों, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी एक क्वेश्चन समझेंगे। ये अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, पहले इस बात को समझिए। ये अभाज्य संख्याएं हैं क्या? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, ऐसी कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी अगर उस संख्या का दो ही सिर्फ गुणनखंड होंगे, या तो वह एक होगा या वह स्वयं होगा, या तो वह एक होगा या वो स्वयं होगा, या तो वह एक होगा या वो स्वयं होगा, या तो वह एक होगा या वो स्वयं होगा। तो ये अभाज्य संख्या का यह नियम है। इस नियम को ही फॉलो करेंगे, इसी नियम को हम समझेंगे। एक और बात समझने वाली है, जो 2 आपको दिख रहा है, यह है अकेली अकेली सम सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या। केवल केवल यही एक सम अभाज्य संख्या है। सम मतलब इवन प्राइम नंबर, ओनली ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ यही है, सिर्फ अकेली एक सम अभाज्य संख्या है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वह साथियों विषम होती हैं। टोटल प्राइम नंबर्स की बात हम करते हैं संख्याओं में, संख्या हमारे पास है और हम टोटल उनकी अभाज्य संख्याएं देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर संख्या देखेंगे और अभाज्य संख्या देखेंगे साथ में। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक से लेके 50 तक के बीच की संख्याएं अगर देखेंगे तो उसमें टोटल 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 1 से लेके 50 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें
ये क्या है? ये संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं। ये प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लेके 50 तक की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनमें 15 अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगर हम 51 से 100 की बात करें, तो पहले हमने समझ ली 1 से लेके 50 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनमें 15 हैं। और अगर 51 से 100 की बात करें, तो इनमें हमारे पास 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। साथियों, ये कोई ऐसी चीज मैं नहीं लिखवा रहा हूं जो काम की नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न आया है, यूपीएसआई का पेपर उठा के देखना। यूपीएसआई के पेपर में सीधा सीधा प्रश्न है कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो वहां अगर आप गिनते रहेंगे बैठ के, तो बहुत समय लग जाएगा। अगर हम सीधा ये याद होता, तो हम तुरंत सेकंड्स में वो क्वेश्चन कर देते और हमें एक नंबर मिल चुका होता, हमारा सिलेक्शन आज हो चुका होता। आगे चलते हैं। अगर 101 से अगर 101 से 150 के बीच की बात करते हैं, तो भी हमारे पास 10 अभाज्य संख्याएं ही आती हैं। एक पूरी टेबल देखना पहले, उसके बाद याद करने का तरीका ही गजब का बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद 151 से 200 के बीच की बात करें, 151 से अगर 200 के बीच की बात करें, ऐसा अब तक किसी ने नहीं बताया है, ना ही कहीं पर किसी ने सिखाया है जो मैं सिखा रहा हूँ। 151 से 200 के बीच की बात करें, तो 11 अभाज्य संख्याएं आती हैं। इसी प्रकार अगर हम अगर हम 201 से बात करें 250 के बीच की, इसके बीच में बात कर रहे हैं 201 से अगर हम 250 के बीच की बात करें, संख्याएं कम आएगी। सीधा सीधा ऐसा कर लेते हैं 200 के बीच से, और सीधा हम 300 की बात कर लेते हैं। 200 से 300 के बीच की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल 16 संख्याएं आएंगी। तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि 1 से लेके 50 के बीच में 15 संख्याएं होती हैं, 51 से 100 के बीच में 10 संख्याएं हैं, और 101 से 150 के बीच में हमारे पास 101 से 150 के बीच में हमारे पास 10 संख्याएं हैं। तो बात हमारी क्या है समझने की बात हमारी इतनी सी है। हालांकि आपको अपनी कॉपी पे से उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये नोट्स जो क्लास नोट्स हैं हम ये जो क्लास नोट्स हैं आपको शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी। वहाँ से आप इन्हें डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, क्लास के नोट्स डायरेक्ट देख पाएंगे। वहाँ से आप देखिए, तैयारी कीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है, फिर हमें बताइए, फिर हम उस समस्या का निवारण करेंगे और फिर हम आगे तैयारी करेंगे। हम आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। इस बार हम चाहते हैं कि कम से कम इस वर्ष 200 से 300 सिलेक्शन हमारे आए और आके हमारे पास वो सीधे कहें कि हम कहाँ से पढ़े थे, हम तैयारी चक्र से पढ़े थे। हम कहाँ से पढ़े थे, तैयारी चक्र से पढ़े थे। आगे चलते सीधी सीधी एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, एक पॉइंट और लिख देता हूँ। 1 से लेके 1000 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेके 1000 की 168 अभाज्य संख्याएं हैं। सीधी, बस तुम याद कर लेना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें याद करना है। अगर याद कर लोगे, मैथ इतना आसान कर दूंगा मैं, अगर याद कर लोगे तो याद करने भर से पेपर पास हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, अब हम आज अगले टॉपिक की बात करते हैं, शेषफल की। ये साथियों ऐसा प्रश्न है, शेषफल का ऐसा टॉपिक है जो पेपर में निश्चित आना ही आना है। अगर आपने यह टॉपिक नहीं किया तो समझ लीजिए कि आप अपने 1 से 2 नंबर खोने अवश्य ही जा रहे हैं। यह टॉपिक आना ही आना है, 101% आना है। तो इसलिए, और आसान बहुत है, पूरे शॉर्टकट मेथड से बताया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ों में पीछे ना रहें, बात को बहुत गहराई से समझें। तो पहले बात को समझ लेते हैं। जैसे मैंने इससे पहला टॉपिक बताया है, टॉपिक हमेशा बेस से लेके नींव मजबूत जिसकी होगी उसी पर बड़ी इमारत खड़ी होगी। तो पहले नींव को मजबूत करेंगे, उसके बाद इमारत खड़ी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेषफल को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शेषफल को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं शेषफल के विषय। क्या है शेषफल, उसे समझ लीजिए। देखिए, आपने गुणा भाग तो बचपन में बहुत किए होंगे, तो वही गुणा भाग आज हम समझने वाले हैं। देखिए, गुणा भाग हम इस
ये गुणा भाग करते थे हम। तो सबसे पहले जिसमें हम भाग करते हैं वह क्या होता है, उसे बोलते हैं हम भाज्य। क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम उसे बोलते हैं हम भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं हम उसे, भाज्य। और जिससे हम गुणा करते हैं उसे बोलते हैं हम भाजक। क्या बोलते हैं? जिससे हम गुणा करते हैं उसे बोलते हैं भाजक। और जो उत्तर आता है वह होता है भागफल। जो उत्तर आता है वह होता है भागफल। और जो यहाँ बचता है, अगर आपने गुणा जोड़ करा और जो बचा उसे बोलते हैं हम शेषफल। उसे हम बोलते हैं शेषफल। बड़े आसान तरीके से आप समझ गए होंगे, इस बात को आप समझ गए होंगे। मैं फिर भी दोबारा चीज़ें विस्तार से लिख देता हूँ। कहने का मतलब है, अगर मैं दोबारा लिखने का प्रयास करूँ तो इसे बोलते हैं डिवाइज़र। इसे बोलेंगे डिवाइज़र अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ। और इसे बोलेंगे डिविडेंड। और इसे बोलेंगे कोशेंट। और इसे बोलेंगे रिमाइंडर। तो मेरे जिस भाई को हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा रुचि है वो हिंदी में पढ़ सकता है, और मेरे जिस भाई को इंग्लिश में पढ़ने में रुचि है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। दोनों ही भाषाओं में क्लास कराई जाएगी। किसी को भी जिससे समस्या ना हो, मेरे दोनों ही भाई, दोनों ही साथी बहुत अच्छे से पढ़ें। तो आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा। तो बड़े सरलता से हम शुरू करेंगे और फिर कठिन भी बहुत पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम कर लेते हैं। माना सबसे पहला प्रश्न आता है मेरे पास कि 19 में 6 का भाग करें तो शेषफल बताइए क्या होगा। थोड़ा से ध्यान से समझना। आप इस प्रश्न को बड़े आराम से कर लेंगे, बहुत ही आराम से कर लेंगे, मैं जानता हूँ। परंतु इस प्रश्न को, जो टॉपिक आपको समझना है, उसके बाद बड़े प्रश्न कैसे करने हैं, ये उसकी नींव है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है हमें। तो देखिए करना किस प्रकार है उसे देख देते हैं। देखिए सबसे पहले 19/6 हमारे सामने दिया हुआ है। हम इसे सरल कैसे करेंगे, बात को समझिए। 6 से अगर मैं 19 में भाग करूं तो 6 से 19 में 3 बार भाग जाता है, 6 तिया 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, बचता है 1। क्या बच जाता है? क्या बच जाता है साथियों? क्या बच जाता है? बच जाता है 1। बच जाता है 1। अगर मैं इसमें आगे भाग कर दूं, 6 तिया 18 ना करके 6 चौक में 24 कर दूं, तो कितना बचेगा? तो साथियों बचेगा 5। बात समझ गए होंगे आप? बात समझ गए होंगे। अगर मैं कम पर भाग करता हूँ, अगर मैं कम भाग करता हूँ, 6 से लेके 19 ऊपर है, 19 से पहले पहले रुक जाता हूँ, तो मेरा सीधा सीधा मुझे शेषफल मिल जाएगा। इस प्रश्न में बिल्कुल सीधा शेषफल मिल जाएगा। बात आपकी सही है। अगर मैं 6 से 19 में अगर भाग करता हूँ तो 6 तिया 18 होते हैं, और भाग करने पर शेषफल 1 आता है। ये आपका उत्तर हो गया। बिल्कुल आप सही समझे, ये आपका उत्तर है। परंतु हमें दूसरे तरह से भी समझना है। अगर मैं अगर मैं 19 में भाग कर रहा हूँ और मैं 3 ना करके 4 पर देता हूँ तो 24 आता है। इसका मतलब मैं 5 फालतू चला गया। 5 फालतू चला गया ना, मैं फालतू चला गया। यहाँ एक प्लस का बचा था, यहाँ 5 बचा। तो इसका मतलब ये तो एक उत्तर सीधा आ गया साथियों मेरे। ये उत्तर मेरा सीधा आ गया कि शेष फल जो आया, शेष फल जो निकल के आया वो आया +1। इसकी मदद से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी शेष फल निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो दूसरे तरह से भी शेष फल निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकालूंगा? जो मेरे पास संख्या है 6, और जो यहाँ शेष फल आया -5, घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा? 1। दोनों केस में उत्तर कैसा आएगा? उत्तर दोनों केस में सही आएगा। उत्तर दोनों केस में कैसा आएगा? बराबर आएगा। बात आप यहाँ पर समझे होंगे। आप बिल्कुल ध्यान से समझ गए होंगे बात को। अब अगर ये आपकी समझ में आ गया है मेरे साथियों, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और दोबारा बात को समझिए। मैंने बहुत गहराई से समझा दिया है। अब थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मैं सभी बातें बहुत ध्यान से समझा चुका हूँ। तो मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक मैं कराता हूँ। अगर मैं आपसे कह दूँ 1753, 1753 में 17 का भाग कीजिए। 1753 में 17 का भाग कीजिए।
तो आप कैसे करेंगे मुझे बताइए। 1753 में 17 का मुझे भाग करना है, तो हम कैसे करेंगे इस बात को हमें समझना है। तो साथियों आप एक बात समझ लीजिए, अगर 17 है और ये मैं 17 से भाग कर रहा हूँ, तो 17 गुणा 100, 17 गुणा 100 साथियों 1700 होता है। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कौन बचा? सिर्फ मेरे पास 53 बचा है, सिर्फ मेरे पास 53 बचा है। मुझे सिर्फ 53 से मतलब है, मैं सिर्फ 53 की बात करूँगा। मुझे सिर्फ 53 से मतलब है, मैं सिर्फ 53 की बात करूंगा। और मैं जब 53 में 17 का भाग करूंगा, मैं जब 17 में 17 से मैं जब 17 से 53 में भाग करूंगा, तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं? 17 का पहाड़ा मैं जानता हूँ। 17 तीन कितने होते हैं? 21। तो कितना शेषफल बचेगा? शेषफल बचेगा 2। बड़ा आसान प्रश्न था, बड़ा आसान प्रश्न था। 2 शेषफल बच गया, बहुत ही आसान प्रश्न था। आपने बिल्कुल सही किया, परंतु प्रश्न का लेवल बढ़ा देते हैं। मैंने कहा था ना एडवांस आएगा, मैंने कहा था प्रश्न का लेवल थोड़ा सा कैसा आएगा? एडवांस आएगा। तो प्रश्न को दोबारा लिख देता हूँ मैं। क्या है प्रश्न? अब प्रश्न को थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। 1753, 1753 गुणा 83 बटे 70। अब आपको बताना है मुझे, क्या बताना है मुझे? आपको शेषफल बताना है। बताइए शेषफल कितना आएगा, बताइए शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल बताने के लिए क्या करेंगे? हमने अभी चेक किया, 17 से इसे हम काट रहे हैं, तो 17 तो 51, ये उत्तर आ रहा है प्लस का 2। क्या आ रहा है? प्लस का 2। और 17 से अगर 85, 17 17 तो 51 होता है, ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन 17 से अगर साथियों हमें 83 को काटना है, तो 17 पंजे कितने होते हैं? 85 होते हैं। उत्तर आया माइनस का 2। हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 2। ऐसा नहीं है यहाँ प्लस 2 माइनस 2 आपस में कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। होगा क्या? ये हो जाएगा प्लस का 2 गुना ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे उत्तर आ जाएगा 70। ठीक है, क्या बचा? 17 2 दूनी 4 माइनस का 4 बटे 70। क्योंकि संख्या ऊपर की छोटी है, तो उत्तर जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो 17, जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो आएगा 17 माइनस 4 बराबर, देख रहे हैं, ये आपका उत्तर आएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आप बात को समझ चुके होंगे, आप बात को समझ रहे होंगे कि वैसे हमने कैसे किया। क्या किया हमने? जो भी संख्या हमारे पास दी हुई थी, हम सबसे पहले उसमें भाग करेंगे और बचे हुए जो हमारे पास शेषफल है उसे निकालेंगे। ऐसे दूसरी संख्या बात करेंगे। प्लस और माइनस का शेषफल आप समझ चुके होंगे। अगर प्लस और माइनस का शेषफल आप समझ चुके होंगे, मैंने यहाँ बताया है अभी प्लस और माइनस कैसे आता है। अगर प्लस माइनस के शेषफल में समस्या आ रही है, अब भी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा से एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा इसको लेके। आगे चलते हैं, अब अगला टॉपिक उठाते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माना आपके पास आता है 35 की घात 113 बटे 9। ये आपके पास प्रश्न है, 35 की घात 1/13 113 बटे 9। आपको क्या करना है? क्या करना है हमें बताइए, हमें क्या करना है? हमें 9 से भाग करना है 35 में, और हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? हमें शेषफल चाहिए। तो हमें कोई 35 की गुणा, हमें 35 की गुणा 35 की गुणा 35 की गुणा 113 बार तक नहीं करनी है। यह कार्य हमें बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है हमें? इधर देखिए ध्यान से। करना क्या है? 9 का भाग करेंगे हम 35 में। 9 का भाग करेंगे किस में? 9 का भाग करेंगे हम किस में? 35 में। आप जानते हैं 9 चौक कितना होता है? 36। आप कहेंगे अरे आप तो ज़्यादा का भाग कर रहे हैं, आपको कम का करना चाहिए। नहीं, मैं आसान कर रहा हूँ सवाल को। जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आर। कितना आएगा? आर। आर क्या है? शेषफल। शेषफल क्या है हमारे पास? बताओ शेषफल क्या आया? ये आ गया हमारे पास -1। कितना आया शेषफल हमारे पास? -1 आ गया हमारे पास शेषफल। यहाँ लिख दीजिए उसे -1। ये तो -1 बन गया, ये वाला हिस्सा -1 बन गया। -1 की घात 1/113/9 चल रहा है हमारे पास। माइनस की घात, ये कैसी घात है? ये घात है विषम। कैसी घात है? ये घात है विषम, यह घात है और। अब विषम घात होगी तो माइनस का माइनस भी बना रहेगा। इसलिए मैंने पहले बताया था जब ऊपर माइनस हो तो शेषफल हम कैसे निकालेंगे? 9 में से 1 जाएगा, उत्तर आएगा आपका 8। ये आपका उत्तर आएगा। आप बात को समझ गए होंगे, बात को आप समझ गए होंगे, तो गहराई से समझिए। कहने का मतलब क्या है? हमें पूरी संख्या में कभी भी भाग नहीं करना होता है,
हमें पूरी संख्या में कभी भाग नहीं करना है, हमें सिर्फ उस संख्या में भाग करना है जो अंदर है और छोटे से छोटा करना है। यहाँ पर हमें ये नहीं करना था कि 9 से अगर 35 लिख रहा है तो 9 तिया हम 27 कर देते, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता, यह गलत हो जाता, इससे काम नहीं बनेगा। हमें उसके पास तक पहुंचना है साथियों। बात समझ रहे होंगे आप? साथियों आप बात समझ गए होंगे। तो और इसी के साथ